चलो ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे लेक्चर सीरीज के अंदर, और इंटरनल सिक्योरिटी में लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन किया था, इसमें फिर बॉर्डर मैनेजमेंट को पिक करेंगे। अभी तक यूपीएससी में बॉर्डर मैनेजमेंट से 5 या 6 सवाल आ चुके हैं, तो इसका मतलब है जैसे 2013 से 2025 तक के ये सवाल हैं, तो अभी तक 12 सालों के अंदर, 13 सालों के अंदर इसमें से ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में इसका मतलब इसके से सवाल आ रहा है। कुछ ऐसे एरियाज है जैसे डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसके 3 एरियाज है, रेड कॉरिडोर नेक्सलिज्म, LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी उसको बोलते हैं, LWE और नेक्सलिज्म, वो बड़ा टॉपिक है। उससे कश्मीर इंसर्जेंसी एंड नॉर्थ ईस्ट, इनसे हर साल एक सवाल तो 100% आता ही है, तो वो एक एरिया है जहां से 100% ये ऑल्टरनेट ईयर में आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास 8-9 डोमेन है, 4 सवाल से 5 सवाल इसमें आते हैं पेपर 3 के अंदर, तो हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर के अंदर पूछा जाता है, तो इस तरीके से इसमें इसका रहता है। तो रिपीटिशन के इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेंगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बॉर्डर मैनेजमेंट, पहले टॉपिक को देखिए और इस शब्द को समझिए कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है। अभी ना जैसे हमारे इंडियन बॉर्डर के एक चीज समझिए, हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एक हमारी एजेंसी जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर बैठती है, हमारी फोर्सेज है जो बॉर्डर के ऊपर बैठने का काम करती है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं पैरामिलिट्री। एक कॉन्सेप्ट समझिए पैरामिलिट्री का। पैरामिलिट्री अंडर लिख सकते हैं आप MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के एम्बिट के अंदर काम करती है। जो पैरामिलिट्री होती है, जब हम लोगों ने देश को बनाया तो हमारे पास एक सिक्योरिटी फोर्स थी जो कि मिलिट्री है। मिलिट्री के 3 भाग है, एक इन्फेंट्री है जिसको आर्मी भी बोलते हैं, इन्फेंट्री है, एक नेवी है हमारे पास, एक एयरफोर्स है। तो ये 3 पार्ट मिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। ये जो 3 पार्ट है ये रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उसके अंदर M1। इनका काम क्या है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है अगर कोई इंडिया किसी पे आक्रमण तो करता नहीं खुद, अगर कोई भारतवर्ष पे हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करे तो उस आक्रमण से भारत को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इन एजेंसी का काम रहता है। अब ये जो एजेंसी है ये एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएगी, लेकिन पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है, मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज में भी पढ़ा जाता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये बॉर्डर गार्ड करती हैं, बॉर्डर पुलिसिंग करती हैं। और पुलिसिंग का मतलब होता है सर्विलेंस रखना, नजर रखना, सर्विलेंस, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर निगरानी रखना, सर्विलेंस। साथ में गार्डिंग का काम करती है। गार्ड का मतलब होता है कि ये बॉर्डर से आने, जैसे कोई इलीगल माइग्रेंट ना आ जाए, है ना, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, भारत वीजा नहीं है, इंडिया के अंदर घुस गया, इलीगल माइग्रेशन से बचाएगी। कोई हथियार लेके टेररिस्ट ना घुस जाए, इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, तो इन्फिल्ट्रेशन से बचाना, गार्ड करना। अच्छा, कोई सोना लेके ना आ जाए, ड्रग्स लेके ना आ जाए, कोई कैटल लेके ना आ जाए, तो इन सारी चीजों से गार्डिंग करना। तो पैरामिलिट्री का जो पैरामिलिट्री होती है ये बॉर्डर के ऊपर बैठती है, ये आगे तक होती है बॉर्डर में, मिलिट्री पीछे कैंप्स में होती है, मिलिट्री संख्या में बैठती है, लार्ज संख्या में बैठती है। जो पैरामिलिट्री है ये पेट्रोलिंग का काम ज्यादा करती है, पेट्रोलिंग का काम ज्यादा करती है, कि निगरानी रखती है, घूमती रहती है, देखती है कि कोई ना आ जाए, फेंसिंग को प्रोटेक्ट करेगी। आर्मी पीछे बैठी है। जैसे ही वॉर होता है, वॉर में क्या होता है, पैरामिलिट्री पीछे हट जाती है, क्योंकि पैरामिलिट्री इज नॉट इक्विप्ड फॉर वॉरफेयर। उसके कुछ ऑफिसर्स आर्मी को असिस्ट करते हैं, जैसे बॉर्डर मूवी में भैरव सिंह शेखावत असिस्ट करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि वो BSF के हैं, क्योंकि वो BSF के हैं, वो बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में बैठे हुए थे, उनको लोकल बॉर्डर, याद रखो, लोकल बॉर्डर, गांव वालों सबके बारे में पता होता है उनको, तो वो उनका काम है, ड्रग्स अंदर ना आ जाए, हथियार अंदर ना आ जाए, कोई स्मगलिंग ना कर ले, ये काम जो है सारा पैरामिलिट्री को उस पे निगरानी रखने का काम है, जिसको सर्विलेंस या पुलिसिंग या गार्डिंग का काम कहते हैं। लेकिन जब वॉरफेयर होगा तो लोकल चीजें तो उनको पता है, आर्मी तो पीछे बैठी हुई थी, तो आर्मी को लोकल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आर्मी एक्सटर्नल, जैसे ही फाइट शुरू हो गई, किसी के साथ वॉर हो गया, पैरामिलिट्री पीछे हट जाएगी, आर्मी टेक ओवर कर लेगी बॉर्डर रीजन, राइट। तो आर्मी इज अ वॉर मशीनरी। तो ये जो काम है पैरामिलिट्री करती है। पैरामिलिट्री की जो रिपोर्टिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दी गई है। अब इस पे भी बहुत अलग अलग डिबेट है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ MOD को क्यों नहीं रिपोर्ट करती है,
दो व्यू पॉइंट है इस पे। पहला व्यू पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ, जब 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है और यूनाइटेड नेशन का गठन होता है। यूनाइटेड नेशन का गठन दो मेन इशू के ऊपर है। एक, जो वॉर से इतना डिवास्टेशन हो गया उससे दोबारा रीडेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर रीडेवलपमेंट का काम करना। दूसरा, दोबारा से ऐसा वॉर ना हो तो पीस एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट पूरी पृथ्वी पे रहे, इस ऑब्जेक्टिव के साथ यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ नॉर्म्स बनाए। उनमें से एक नॉर्म था कि कोई भी बहुत ज्यादा आर्मी नहीं रखेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा आर्मी रखेगा तो कल को वो वॉरफेयर में एंगेज हो सकता है, तो लिमिटेशन है, कैपिंग है आर्मी के ऊपर। तो उसी कैपिंग के अंतर्गत भारत पे भी लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा फौज ना रखी जाए। लेकिन हमारी बॉर्डर एरियाज 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर, और अब तो नई रीडिंग आ गई 10,000 किलोमीटर का कोस्टल बॉर्डर है। अब इसको प्रोटेक्ट करना है और आपने लिमिटेशन लगा दिया। तो हमने कहा भैया ये हमारी आर्मी नहीं है, ये तो पैरामिलिट्री है। इसलिए इनका नाम क्या है, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो उन्होंने कहा ये तो पुलिसिंग के लिए रखी हुई है, हमने बस सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर है। तो हमने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया सो दैट हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अगर हमारे को 10 लाख आर्मी रखने का प्रावधान है तो 10 लाख की आर्मी रखी और 10 लाख की पैरामिलिट्री रखी, सो दैट हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, हमारी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि वी आर अ लार्ज नेशन, हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, हमारे बॉर्डर्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें ये हमने एक पैरेलल वर्टिकल बनाया। और इसको इसलिए हमने बोला दुनिया वालों को कि देखो ये डिफेंस को तो रिपोर्ट ही नहीं करती है, ये तो MHA को रिपोर्ट करती है। इसका काम है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भारत को बचाना, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भारत को बचाना, इसलिए इसका नाम पुलिसिंग। इसके आगे कई जगह वर्ड इस्तेमाल करा जाएगा, SSB, सशस्त्र सीमा बल, इस तरह के आसाम राइफल, है ना, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इनके आगे पुलिसिंग नाम का इस्तेमाल किया गया। ये वो एक आर्गुमेंट है जो इंडिया पूरी दुनिया को बोलने का काम करती है। एक इसके ऊपर डिबेट है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, जो सटल आर्गुमेंट है, कहते हैं जो डिफरेंट आर्गुमेंट है, जो सटल एस्पेक्ट है इसका। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे देश एक वीक स्टेट था, कमजोर था। आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास वेपन्स नहीं है, आर्मी के पास सारे हथियार हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है, और दुनिया भर में आर्मीज ने कई बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को COUP बोलते हैं, कू करने की कोशिश करी, मींस टेक ओवर किया है। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। In Bangladesh, we can see frequent toppling of government has happened. In Myanmar, आर्मी रूल है। इंडोनेशिया में जो कि सुकर्नो, जो कि बहुत खास मित्र हैं नेहरू के, उनकी गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया वहां की आर्मी ने, क्योंकि आर्मी के पास हथियार है, डिसिप्लिन फोर्स है, पावर है। और वो आके अगर चंडीगढ़ में भी आके सेक्रेटरीट को कल को आर्मी की एक टुकड़ी घेर लेगी, तो सेक्रेटरीट में कितनी ही पुलिस और कितनी ही ट्रेन्ड पुलिस है जो आर्मी की वेपनरी और डिसिप्लिन फोर्स को झेल सके। तो आर्मी कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं हमें, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। तो एक भय था सर, ये देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ा रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी में ये फोर्सेस, क्योंकि दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल, पीस एंड ऑर्डर, गार्डिंग, पुलिसिंग, एज वेल एज दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट आर्मी। तो ये इसका सटल आर्गुमेंट है कि ये जो है गवर्नमेंट को, अगर कल को MOD के अंदर आर्मी है, आर्मी ने सरकार के ऊपर हमला कर दिया और पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने कब्जे में ले लिया, ब्यूरोक्रेसी को भगा दिया, पुलिस ऑफिसर्स भगा दिए, उन्होंने कहा हम ही खुद मैनेज कर लेंगे, कोई थानों की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे IAS ऑफिसर डेवलपमेंट वर्क, किसी भी जो है ऑफिसर की जरूरत नहीं IAS और SDM की। तो मींस टेक ओवर कर सकती है आर्मी। टू काउंटर आर्मी वी नीड अ पैरेलल फोर्स which will report to the democratic government, that is Ministry of Home Affairs, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयरफॉर इनकी जो रिपोर्टिंग है इट इज अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्लियर? तो ये सटल आर्गुमेंट है, दो आर्गुमेंट इसके लिए दिए जाते हैं इसके गठन के लिए। पहला आर्गुमेंट कि ये पुलिसिंग फोर्स है और हमें इसकी आवश्यकता है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से हमें बचाती है। दूसरा है ये हमें बॉर्डर के ऊपर जो है ये
दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि आर्मी को काउंटर करने के लिए कभी ना कहीं भी हेल्प के लिए यूज की जा सकती है इन केस आर्मी अगर देश की गवर्नमेंट को कू करने का प्रयास करे। जैसे शाम मानेकशॉ मूवी में भी दिखाया था कि इंदिरा गांधी डरती थी क्योंकि पाकिस्तान में मल्टीपल टाइम कू हो चुके थे, म्यांमार में हो चुके थे, इंडोनेशिया में हो चुके थे। वो डरती थी कि कभी शाम मानेकशॉ जो कि इतने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर हैं तो वो कल को देश की सरकार को ओवरटेक ना कर जाए। क्लियर? तो ये भय हमेशा से पहले बना रहा, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी आर्मी बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बंध चुकी है। उनकी लगातार ट्रेनिंग लबासना में ही होती है, सीनियर ऑफिसर की जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, तो उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उनका इंटरेक्शन विद द ब्यूरोक्रेट हमेशा किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सेक्रेटरी है वो खुद एक आईएएस ऑफिसर होता है जिसको तीनों फोर्सेस को गवर्न करना है, ओवरसी करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक नेता होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बना होगा, सो दैट चेक एंड बैलेंसेस के प्रोविजंस का ध्यान में रखा जा सके, आर्मी एकदम से आपके हाथ से ना हो जाए, डेस्पोटिज्म ना आ जाए। क्लियर? तो ये जो है बॉर्डर मैनेजमेंट का मुद्दा है। इसी बॉर्डर मैनेजमेंट में जब हम लोग बोलते हैं एक शब्द कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो भांति भांति प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें देखने को मिलती है। तो जी कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें देखने को मिलती है, इनके नाम देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे पास। हाँ जी लिखिए जी ऑनलाइन, जो बता सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी हैं और कहां कहां पर हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस हम लोगों ने कहा ये स्पेशलाइज्ड हैं बॉर्डर गार्डिंग एंड पुलिसिंग के लिए, गार्डिंग एंड पुलिसिंग के लिए। तो हर डिफरेंट बॉर्डर पे डिफरेंट प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है और इनका एक और मैंडेट है कि ये जो मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनका एक और मैंडेट है कि ये जो है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी बचाएंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी बचाएंगे हम लोगों को। साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बचाने के साथ साथ गवर्नमेंट के इंफ्रा को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। राइट? अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए बॉर्डर पुलिसिंग के लिए हमारे पास क्या है, आईटीबीपी। आईटीबीपी विल टेक केयर ऑफ इंडो तिब्बतियन, था पहले तिब्बत था, अब चाइना उसको टेक ओवर कर चुका है। बिल्कुल, नो इट इज नॉट ओनली द वेस्टर्न फ्रंट, इट इज तिब्बत एंड चाइना। तो तिब्बत तो रहा नहीं, तो अर्स्ट वाइल तिब्बत बोलते हैं, ये चाइना से। तो चाइना के साथ जितना भी हमारा बॉर्डर लगता है, अगर आप देखेंगे चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, आगे में स्पेस का क्रंच है, तो वो सारा रग्ड टोपोग्राफी में। तो कहां पे चाइना का बॉर्डर है, ये देखेंगे लद्दाख रीजन, रग्ड टोपोग्राफी, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, सारा क्या है, रग्ड बॉर्डर है, स्टीप, बर्फीले पहाड़। तो ऐसे बॉर्डर के साथ बड़ा मुद्दा था, तो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स मानी जाती है आईटीबीपी, सबसे ज्यादा फिट फोर्सेस आईटीबीपी। उसके अलावा एक बॉर्डर फोर्स है बीएसएफ, इंडिया में इट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल दी पैरामिलिट्री। सारी पैरामिलिट्री का इन माय ओपिनियन 10 लाख के आसपास अभी स्ट्रेंथ साइज है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं है। इसमें से पैरामिलिट्री इज लार्जेस्ट, जो कि नियरली 2.5 लाख प्लस है। ये लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर को बचाने के लिए बनी थी, लेकिन पाकिस्तान बाद में स्प्लिट हो गया और 1971 में बांग्लादेश बना, तो ये बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठी। तो इसलिए इट इज नॉट ओनली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, रेदर इट इज ओवर द बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। थर्ड फोर्स एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, इट इज मेंट फॉर नेपाल। तो नेपाल के बॉर्डर के साथ ये फोर्स है। फिर एक फोर्स है असम राइफल, ये नॉर्थ ईस्ट की फोर्स है जो कि म्यांमार के लिए बनी है, क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या है, फॉरेस्ट एंड हिल्स। ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है। असम राइफल इसलिए है, इसमें जो रिक्रूटमेंट जब ये बनाई गई थी, ये एनविसेज किया गया था, द एंटायर रिक्रूटमेंट विल बी डन फ्रॉम असम। असम उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को पूरा असम ही बोला जाता था, अरुणाचल को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था, बाकी सब असम था, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हुआ करते थे। तो इसलिए इसका रिक्रूटमेंट उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिया जाता था ताकि वहां पे जॉब क्रिएट हो। आज भी आर्मी रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन का काम करती है, जिसमें अग्निवीर जैसी स्कीम्स है, तो रूरल एरियाज में जॉब क्रिएशन का एक साधन है।
ऐसे ही वहां की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एंड टू क्रिएट जॉब इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, असम राइफल का गठन हुआ जो म्यांमार बॉर्डर पे। ये फोर्सेज जो हैं, इनके अलावा एक फोर्स है कोस्टल सिक्योरिटी फोर्स। कोस्ट गार्ड जिनको बोला जाता है, ये भी पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी जो फोर्सेज हैं ये गार्डिंग एंड पुलिसिंग का काम करती हैं, सर्विलेंस रखने का काम करती हैं। इनके अलावा जैसा कि एक और फोर्स है जो कि आपने लिखा भी है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, ये इंफ्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। तो मेट्रो स्टेशन के ऊपर है ना, कई जगहों पर रेलवे स्टेशन के ऊपर, कितनी ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऑयल रिफाइनरी है, कोई रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, RBI है, यहाँ पे कौन डिप्लॉयड है? CISF। ये इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और क्रिटिकल जितने भी डैम्स हैं यहाँ पे कौन डिप्लॉयड है? CISF। तो जितनी भी क्रिटिकल यूनिट है, थर्मल पावर प्लांट सरकार के हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं, उन सब के प्रोटेक्शन करेगी CISF। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट। इसी के साथ एक और फोर्स है जिसका नाम है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो नक्सल मूवमेंट में हमें देखने को मिलेगी, जो कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। तो इसका काम क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने लिखा इसका काम क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से डील करना। तो जब भी दंगे होंगे, राइट्स होंगे, है ना, नीली सी वर्दी में जो लोग आएंगे, ब्लू वर्दी में जो लोग आएंगे, दैट आर द पीपल हु बिलोंग्स टू CRPF। इन सबको कुल मिला के बोला जाता है पैरामिलिट्री। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी इसके साथ लिंक्ड है। ये सारे गवर्नमेंट के जो है फोर्सेस हैं, एजेंसी है, जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी एंड देयर मैंडेट है, वो इसमें इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है। क्लियर हुई बात? चलिए अब समझे, अब बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है? बॉर्डर मैनेजमेंट केवल बॉर्डर को डिफेंड करना नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट केवल पुलिस एक खड़ी वहां, मतलब पैरामिलिट्री को खड़ा करना नहीं है। दो शब्दों का मतलब समझेंगे, उन शब्दों से और आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और आप लोगों ने ये शब्द सुना है, लेकिन क्रिस्टल क्लैरिटी इन शब्दों के बारे में नहीं होती है। इन शब्दों को समझिए। एक शब्द होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां बोर्ड पे, एक शब्द होता है स्मगलिंग। स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब समझना पड़ेगा कि स्मगलिंग क्या होती है। एक शब्द होता है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में फर्क बताइए। देखिए, स्मगलिंग वहां पे यूज होती है, एग्जांपल के तौर पे स्मगलिंग, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इज टू इवेड कस्टम ड्यूटी। स्मगलिंग एक पैसे को छुपाने का तरीका है, इज टू इवेड कस्टम ड्यूटी। और ये उन आइटम्स में किया जाता है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं खरीदना और बेचना। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड के आगे स्मगलिंग वर्ड यूज होता है, गोल्ड स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग, आईफोन इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मगल किया जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को स्मगल किया जाता है, छुपा के लाया जाता है। छुपा के क्यों लाया जाएगा? अगर आपने कस्टम वाले ने कहा अच्छा एक टीवी लाए हो दुबई से, एक टीवी तो अपने घर के लिए इस्तेमाल है, आप ले आए 10 टीवी, उसने कहा 10 टीवी कहां लगाने तुमने घर में, तू बेचेगा, इसका मतलब इसको इंडिया में लाके बेचेगा तो पैसा कमाएगा, पैसा वहां सस्ता टीवी लाया ना, इंडिया में महंगा बेचेगा। तो हमारा गवर्नमेंट को मतलब है पैसे से, तो गवर्नमेंट का अगर कहीं पर भी पैसे का नुकसान हुआ, आपकी गर्दन पकड़ लेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रही है? गोल्ड स्मगलिंग। गोल्ड लोग छुपा के लाते, अच्छा दुबई में बड़ा प्योर गोल्ड मिल रहा है, बड़ा सस्ता गोल्ड मिल रहा है, छुपा के ले आए गोल्ड को, है ना। जैसे लोग क्या कई बार क्या करते हैं कि गोल्ड के जैसे छुपाने के तरीके हैं ना, कि जिप्स जो है गोल्ड की बनवा ली, तो मेटल डिटेक्टर ने मेटल है, वो तो लोहे में भी बचेगा गोल्ड में भी बचेगा, लेकिन जिप के ऊपर कलर किया, गोल्ड के बना के लाए। जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उनके टायर गोल्ड के बना दिए, है ना, उनके ऊपर पेंट कर दिया डिफरेंटली। तो इस तरह के जो पूरा फ्रेम है ट्रॉली का मेटल का होता है, उसको गोल्ड प्लेटेड कर दिया। तो इस तरह से गोल्ड को छुपा के लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दिखा के लाओगे तो उस पर ड्यूटी देगी, तो ड्यूटी बचाने के लिए छुपा के चीजों को लाना है स्मगलिंग। जैसे पुरानी मूवीज में देखते थे डॉन, अमिताभ की डॉन या शाहरुख खान की डॉन, क्या करते हैं? स्मगलिंग। तो स्मगलिंग क्यों की जाती है? क्योंकि इवेड कस्टम, कोई चीज बाहर सस्ती है, यहाँ पे लाके बेचो, उससे पैसा कमाओ, लेकिन सरकार को उसमें कोई भी टैक्स मत दो। टू इवेड कस्टम ड्यूटी वी डू स्मगलिंग। स्मगलिंग उन गुड्स का अलाउ उनके लिए यूज किया जाता है जिनका खरीदने और बेचने में कोई आपत्ति नहीं है सरकार को, बस आपने टैक्स देना है। ट्रैफिकिंग यूज किया जाता है उन चीजों का
which are prohibited, प्रोहिबिट किया हुआ है। सरकार ने कहा कहां चले गए? आर्म्स ट्रैफिकिंग, हथियार खरीद रहे हो विदेश से, AK-47 लेकर आ रहे हो छुपा के, ग्रेनेड लेकर आ रहे हो, बॉम्ब लेकर आ रहे हो, आर्म्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग। ड्रग्स अलाउड ही नहीं बेचना और खरीदना। आप अफीम लेकर आ रहे हो, ओपियम लेकर आ रहे हो, है ना, चिट्टा लेकर आ रहे हो, तो खरीदना और बेचना अलाउड नहीं। ड्रग्स, ट्रैफिकिंग वर्ड, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग। इंसान को खरीदना और बेचना अंडर आर्टिकल 23 या 24, आई एम नॉट श्योर, इट कुड बी 23 और 24, है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को खरीदना और बेचना सरकार ने मना किया हुआ है। और आप इंसान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दुबई में यूपी से उठा के लड़कियों को बेच रहे हो, लोगों को बेच रहे हो एज अ लेबर, तो ये ट्रैफिकिंग है। चाहे देश के अंदर किया जा रहा है या विदेश में किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग है। तो ट्रैफिकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड आइटम की जब सेलिंग और बाइंग होती है तो उसके आगे ट्रैफिकिंग यूज किया जाता है, और स्मगलिंग यूज किया जाता है जो प्रोहिबिटेड नहीं है। खरीदना बेचना इकोनॉमी में अलाउड है, लेकिन आप उसमें क्योंकि पैसे की चोरी कर रहे हो, सरकार को नहीं बता रहे हो, तो द वर्ड विल बी यूज्ड एज स्मगलिंग, राइट। तो ये दो डिफरेंस जो है हमें देखने को इसमें मिलेंगे। डन। चलिए अब देखिए, अब बॉर्डर मैनेजमेंट का क्या मतलब है। आप बॉर्डर एरियाज में अपनी पैरामिलिट्री पुलिस को रखेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को रखेंगे। उनका काम क्या है? टू गार्ड दी बॉर्डर, देखो भाई कोई अंदर ना आ जाए। टू डिफेंड दी बॉर्डर, कोई गार्ड का मतलब क्या है? गार्ड क्या करेगा? किसी चोर को आने नहीं देगा। तो कोई इन्फिल्ट्रेटर है ना, हथियार लेके आ रहा है छुप के, आप पकड़ लोगे उसको। अगर कोई जो है इलीगल माइग्रेंट है, उसने देखा भाई कोई नहीं है बॉर्डर के ऊपर, अपनी फैमिली के साथ जो है बांग्लादेश से कई सारे मुस्लिम इंडिया के अंदर घुस जाते, तो मींस वो उनके अगेंस्ट गार्डिंग करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा उनको। डिफेंडिंग का मतलब क्या है कि भाई पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुसने की कोशिश करे तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली उस चेक पोस्ट को बचाना पड़ेगा और पीछे से फौज को बुलाना पड़ेगा कि आके इस चेक पोस्ट को बचाओ, हमने 10 दिन तो रोक लिया है, इससे ज्यादा हमारी क्षमता कैपेबिलिटीज नहीं है एम्यूशन की, ह्यूमन की, और क्योंकि हमारे पास लोग कम है, एम्यूशन कम है और हम बने नहीं इस तरह के एग्रेशन के लिए, तो आप आगे प्रोटेक्ट करो। तो मींस लोकल लेवल पे डिफेंड कर देगी, इमीडिएटली अटैक हो गया। अगर गार्ड करना है वो करने का काम करेगी। एंड मैनेजिंग द बॉर्डर एरिया, मैनेजिंग का मतलब क्या है? लोकल लोगों से तालमेल बनाना, वहां पे निगरानी रखना। जैसे सुरंग खोद के आ जाते हैं तो लगातार गश्त लगाते रहते हैं, अच्छा कौन बाहर से आया, अच्छा इनके घर में तो 4 मेंबर है, ये 5वां मेंबर कहां से है, वो कहेंगे जी दिल्ली से आया है ना, मेरी जो है फूफी का लड़का है ये। तो इस तरह से बात है। तो नजर रखना, निगरानी रखना, सर्विलेंस रखना, है ना। लोकल बॉर्डर एरियाज में क्या होता है? सबसे ज्यादा आना और जाना लोगों का होता है, पैसे का होता है, ड्रग्स का होता है, आर्म्स का होता है, उन सब के ऊपर निगरानी रखना। तो लोकल इंटेलिजेंस भी जो प्रोवाइड होगी वो गार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, लोकल लेवल पे उनको गार्ड करना, पेट्रोलिंग करना, सर्विलेंस रखना, ये जो है बॉर्डर मैनेजमेंट होता है। लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट इससे भी बड़ी बात है, उसका मतलब क्या है? टू डेवलप द बॉर्डर एरियाज। तो इसके एम्बिट को आज वाइड किया गया है। पहले बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब था बॉर्डर गार्डिंग, मैनेजमेंट का मतलब है वहां के गांव वाले, अगर उन गांव वालों को कोई 100 रुपया देता है और आप और बोलता है कि ये ड्रग्स की पुड़िया है जाके बेचाओ, या बॉर्डर एरियाज में कोई हथियार देता है और बोलता है ये बेचाओ, या हमारे फलाने जो है टेररिस्ट वहां छुपे उनको दे दो, हाइड आउट्स पे पहुंचा दो, तो इसका मतलब है आपके बॉर्डर एरियाज में लोग नेशनलिस्ट नहीं है, उनके वहां डेप्रीवेशन है, पैसे का अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, वो आपकी सरकार से परेशान है ऑलरेडी, और इसलिए वो 100 रुपए में भी अपना जो है ईमान बेच रहे हैं या एंटी नेशनलिस्ट का ठप्पा लेने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रीवेशन है। तो मींस आपने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनके सेंटिमेंट्स ऐसे एजुकेट करना है कि वो नेशनल सेंटिमेंट के साथ जो है ओवरलैप करे, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अच्छी एम्यूनिटीज देनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सो दैट दे फील कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस वेरी गवर्नमेंट, दिस वेरी कंट्री, और हमें जो है लावारिस नहीं छोड़ा सरकारों ने। नहीं तो ये सारा मुद्दा क्यों है? बिकॉज आवर बॉर्डर एरियाज आर द एरियाज ऑफ पूरेस्ट कनेक्टिविटी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, लद्दाख, कश्मीर, है ना, और दी फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये बहुत पुअरली डेवलप्ड एरियाज है। तो वहां पे लोग 100 रुपए में भी जो है ड्रग्स बेचने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए 100 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। तो इफ यू विल नॉट क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, if you will not create the opportunities,
तो लोगों की कोई ऐसा मॉरल वैल्यूज नहीं रहेंगी कि वो आपके देश के लिए गोली खाने के लिए और भुखमरी से भी मरने को तैयार है और आप उनके लिए कुछ सोच भी नहीं रहे। तो मीन्स मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक टर्म। इट मीन्स गार्डिंग द बॉर्डर, इट मीन्स डिफेंडिंग द बॉर्डर, मैनेजिंग द बॉर्डर लोकल एरियाज वाइल डेवलपिंग द लोकल एरियाज, बॉर्डर एरियाज। जब डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, लोग भी उसके पार्टिसिपेंट होंगे डेवलपमेंट के, देन वी विल यूज द वर्ड कि भाई बॉर्डर मैनेज हुआ है, बॉर्डर मैनेजमेंट करिए। तभी अगर आप देखोगे जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, बहुत अलग अलग तरह के क्रिटिसिज्म है, बहुत अलग अलग तरह के एप्रिसिएशंस है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो नो डाउट अनपैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ था, अब वो बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इससे पहले कांग्रेस के ही एक जो है मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर थे या डिफेंस, अभी मैं स्किप कर रहा हूं, एंटनी, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत खराब स्टेटमेंट बोली थी। उनसे जो है पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट पे क्यों नहीं ध्यान देते हो, डेवलप क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते हैं द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नो डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में दी हुई कि अगर आप डेवलपमेंट करोगे, चाइना के टैंक जो हैं उन्हीं रोड से चल के भारत के अंदर घुस जाएंगे और आपकी बनाई हुई रोड से भारत को ही फतेह कर लेंगे। तो इससे बढ़िया है कि वहां पे रोड ही मत बनाओ। तो द बेस्ट डेवलपमेंट, द बेस्ट सिक्योरिटी वी कैन प्रोवाइड टू नॉर्थ ईस्ट टू गिव देम नो डेवलपमेंट। ये कोई रीजन नहीं होता कि आप वहां पे बेटर जो है डिफेंस फोर्सेस का इंतजाम करो, पैरामिलिट्री का इंतजाम करो, ताकि अगर चाइना का एग्रेशन हो तो वी कैन काउंटर इट। लेकिन ये कोई भी समाधान नहीं है कि वहां में इतने जो करोड़ों लोग रह रहे हैं उनको आपने मरने के लिए छोड़ दिया, बॉर्डर एरियाज में बिल्कुल भूल गए, लावारिस हो गए, और उनको कोई भी प्रकार से आपने देश का सपोर्ट नहीं दिया है। और इसी वादे के साथ आप उनको देश में विलय किया था वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू ने, और आपने उस वादे को नहीं निभाया है। तो ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए आज वो लोग हथियार उठा रहे हैं, इंसर्जेंट हो चुके हैं और अलग अलग देश के अगेंस्ट जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो इसलिए तो बॉर्डर एरियाज को आपको खास ध्यान देना पड़ेगा उनके ऊपर। जैसे पंजाब इज अ बॉर्डर एरिया, जम्मू एंड कश्मीर इज अ बॉर्डर एरिया, राजस्थान इज अ बॉर्डर एरिया, गुजरात इज अ बॉर्डर एरिया। और इंडिया का भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि बॉर्डर एरियाज के मैक्सिमम स्टेट आर ऑन द बॉर्डर। आपके इंटरनल स्टेट हैं ही कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये मध्य प्रदेश, ये इंटरनल स्टेट है। Every state is having a coastal border. Almost every state is having a land border with another nation. तो आपके पास ही जो 5-6 स्टेट रह गए, इनके अलावा तो कोई भी स्टेट आपका इनलैंड स्टेट नहीं है। तो कंडीशंस आर वेरी वेरी फ्रेजाइल एंड वॉलेटाइल, आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो बॉर्डर मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अब इसकी एडवांस डेफिनेशन पढ़ते है ना। एडवांस, यस, एडवांस डेफिनेशन है टाइट कपलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी का मतलब है आपके पास नाइट विजन्स के कैमरे नहीं है, लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी है तो आप वैसे कैमरे बना लेंगे नाइट विजन के। आपके पास थर्मल कैमरे होते हैं, थर्मल गन्स होती हैं जो ह्यूमन टेम्परेचर को डिटेक्ट करके भी उसको जो है, जो थर्मल कैमरे होते हैं आजकल, वो चाहिए आपको। तो टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। सर्विलेंस, ड्रोन सर्विलेंस, इट्स अ टेक्नोलॉजी। आपको ऐसी फेंसिंग लगानी है जो रस्ट प्रूफ हो, तो टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर बनती है। तो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट कैसी होगी? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी कब होगी? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। तो जैसे रोड, रेलवे, हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वेल कनेक्टेड होगा, बढ़िया। जैसे बीआरओ क्या करता है? इन्हीं रोड को लगातार बनाता है और इनको ऑल टाइम कनेक्टेड रहता है। मनाली में बर्फ गिरी, इमीडिएटली बीआरओ के नेशनल हाईवे चौक हुए, बर्फ क्लीन हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपके चेक पोस्ट को कनेक्ट करती है। कल को इसी बर्फ के अंदर एग्रेशन हो गया चाइना का, तो हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि अवर इंफ्रास्ट्रक्चर विल गेट क्रिपल्ड बाय दिस स्नो। तो इसलिए तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर कब होगी? जब आप पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे तालमेल में होंगे। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते लाख खराब हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट विल ऑलवेज एंश्योर कि डायलॉग्स और बायलैटरल टॉक्स चलती रहेगी। कि कहते हैं कि अच्छा चर्चा करेंगे भाई पाकिस्तान से, कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, स्टिल वी आर इन अ टॉकिंग टर्म। क्यों? क्योंकि हम अपने नेबर को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी मन मार के भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहेंगे, समझौते करते रहेंगे। यही तरीका है हॉस्टाइल नेबर को एंगेज करना डायलॉग्स एंड डिस्कशन में। क्योंकि अगर वो हॉस्टाइल ही नहीं होगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। नेपाल हमें परेशान नहीं करता, भूटान हमारे को परेशान नहीं करता, श्रीलंका हमें परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट हॉस्टाइल नेशन।
some of our neighbors are because of their religion are hostile to India, because example बांग्लादेश, एग्जांपल पाकिस्तान, और कौन सा हॉस्टाइल है, एंड चाइना। तो चाइना, इन सारे हॉस्टाइल नेशन के साथ हम क्या करते हैं, बायलैटरल टॉक्स। तो बॉर्डर मैनेजमेंट का एक काम क्या है, बॉर्डर को गार्ड करना, बॉर्डर को सर्विलेंस करना, बॉर्डर को पुलिस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि कोई अंदर ना आ जाए बॉर्डर के अंदर, टेक्नोलॉजी यूज करना ताकि कोई स्मगलिंग ना हो, ट्रैफिकिंग ना हो, इन्फिल्ट्रेशन ना हो, इलीगल माइग्रेशन ना हो, साथ ही साथ बातचीत करते रहना, बगल वाला देश आपको अननेसेसरी परेशान ना करे, उससे दोस्ती करके रखना। तो डिप्लोमेसी इज आल्सो इन्वॉल्व इन बॉर्डर मैनेजमेंट। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर है जो मैं आगे बताऊंगा। अगर ये सब करोगे तो आप बॉर्डर मैनेजमेंट करोगे, तो आप बॉर्डर मैनेजमेंट सारी एजेंसी की स्मगलिंग ना हो जाए तो कस्टम का ध्यान रखोगे, पुलिसिंग यूज करोगे ताकि ट्रैफिकिंग ना हो जाए, है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी सारी खुफिया इंफॉर्मेशन मूवमेंट्स को देखते रहना कि कब ज्यादा मूवमेंट है, कम कम मूवमेंट है। जो मैंने बताया लोकल लेवल पे आर्मी इंटेलिजेंस भी काम करती है और लोकल लेवल पे वहां की पैरामिलिट्री की इंटेलिजेंस भी काम करती है, बाहर बैठ के रॉ भी काम कर रही है, अंदर बैठ के आईबी भी काम कर रही है। तो इतनी सारी, आर्मी की इंटेलिजेंस अलग होती है, पैरामिलिट्री की इंटेलिजेंस अलग है, इंटरनल एजेंसी आईबी अलग है, और इंटेलिजेंस एजेंसी अब्रॉड रॉ अलग है। तो ये सारे मिलकर इंटेलिजेंस इनपुट्स दे रहे हैं और इन इनपुट्स पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, है ना। कई बार है जैसे मुंबई अटैक की इंफॉर्मेशन इंडिया को मिल गई, पता ही नहीं था उस इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन जिसके पास थी वो रख के बैठे हुए, बताया नहीं लोकल लेवल पे कि भाई इंटेल आई है कि ये मुंबई अटैक होने वाले, इंटेल आई है कि अक्षरधाम अटैक होने वाला गुजरात में, बचाओ। तो आपस में कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट शेयरिंग द इंटेलिजेंस विद द राइट पर्सन। तो ये भी इन्वॉल्व है बॉर्डर मैनेजमेंट, बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है, गार्ड करना, पुलिस करना, टेक्नोलॉजी की मदद यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना, है ना, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम चलाना, लोगों से तालमेल करना, अच्छे रिश्ते बनाना, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस इंटेल इनपुट इकट्ठे करना और उनकी शेयरिंग के प्लेटफॉर्म, मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश करना इज बॉर्डर मैनेजमेंट। बायलैटरल टॉक्स करना इज बॉर्डर मैनेजमेंट, राइट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही विस्तृत एरिया है। क्लियर हुई बात? चलिए, अब इसी के अंदर मैंने रिसर्च करी तो एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल मेरे को मिला, उस आर्टिकल के अंदर बात करी हुई थी स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट में। तो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट क्या है, तो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट देखिए, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब है ये सारी चीजें। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा कॉन्टिनम मैंने जो है फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया, ट्री डायग्राम इसको बोलते हैं। इस ट्री डायग्राम में देखिए 3 चीजें हैं। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट में वहां के लोगों के ऊपर ध्यान देना, वहां के लोगों के ऊपर ध्यान देना, वहां के प्रोसेसेस ऐसे बनाना, जैसे मैंने बोला प्रोसेसेस मींस आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डायलॉग से एस्टैब्लिश किया भाई फलानी जगह पे हमारा बॉर्डर होना चाहिए, हम पाकिस्तान से बात कराएं, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके उधर पाकिस्तान है, इसके इधर भारत है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने एस्टैब्लिश की है। लेकिन दैट डायलॉग हैज टू बी शेयर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का काम है डिमार्केट कर देना। फिर तो एक्सटर्नल मिलिट्री ने जो कमिट किया है इंटरनेशनल फोरम के अंदर, बायलैटरल टॉक्स के अंदर, वो एमएचए को शेयर करना। एमएचए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को और जमीन के ऊपर जो पैरामिलिट्री है और मिलिट्री एक्शन कर रही है उनके साथ शेयर करना। तो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स आर टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो इस चीज का ध्यान रखना, भारत में बहुत सारी चीजों के प्रोसीजर्स नहीं है, आज भी प्रोसेसेस नहीं है। तो प्लेटफॉर्म्स आर सपोज टू बी क्रिएटेड टू शेयर इंटेल, टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो इसलिए प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी फॉर सर्विलेंस, टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है इन दी फार फ्लंग एरियाज, इन दी हाई ऑल्टीट्यूडनल जोन वेयर स्नोफॉल इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट, द लैंड इज कवर्ड बाय स्नो फॉर 8 months अ ईयर। तो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप ऑल वेदर्ड मेटल रोड नहीं बना पाओगे। आपके पास टनल कटिंग जितनी भारत ने करी पूरी दुनिया में, इतनी टनल किसी ने नहीं काटी है। तो टनल कटिंग की एक्सपर्टीज है आज हमारे पास, इतनी टनल्स हम लोगों ने बना दी है, तो वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी है तो आपके बॉर्डर एरियाज वेल कनेक्टेड हैं, ऑल वेदर कनेक्टेड हैं, बिकॉज उनका बर्फ का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा टनल्स पे, राइट। तो टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। बॉर्डर एरियाज केवल वो लाइनें और लकीरें नहीं है, वहां के लोग भी आपके अपने हैं। कि हम ऐसा नहीं बोल सकते वी नीड कश्मीर विदाउट कश्मीरी, वी नीड लद्दाख विदाउट लद्दाखी, वी नीड नॉर्थ ईस्ट विदाउट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल।
तो मींस पीपल सेंट्रिक के लिए ही हमने, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, एक डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर डेवलपमेंट बनाया। इस डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर डेवलपमेंट का काम है बॉर्डर एरियाज के विलेजेस को कनेक्ट करना, डेवलपमेंट बोलना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देना, बेहतर एम्यूनिटीज, हेल्थ है ना, एजुकेशन जैसी एम्यूनिटीज को मुहैया करवाना। तो मींस ये सारे अगर हम काम करेंगे तो हमारी स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगी। तो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी के इस कॉन्टिनम को याद रखना, जब भी बॉर्डर मैनेजमेंट आएगा ये ऐसी चीज है जो यू शुड नॉट मिस। क्लियर हुई बात? चलिए आइए आगे बढ़ते। अब थ्रेट क्या है? अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर नहीं करते हैं, अपने बॉर्डर एरियाज को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये भी जाहिर सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थ्रेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द बॉर्डर एरियाज, या पुअर बॉर्डर मैनेजमेंट होगी तो क्या समस्याएं, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ टॉपिक है ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी की क्या समस्याएं फेस करोगे? सबसे पहले अगर आपके बॉर्डर के ऊपर लोग नहीं खड़े, आपकी पैरामिलिट्री नहीं खड़ी, बांग्लादेश में आज के डेट में ऐसी तैसी हो रखी बांग्लादेश की, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट कि कुछ नहीं कर पाया, इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, अंदर से सोसाइटी में बहुत फिशर है, फ्रस्ट्रेशन है, हैव एंड हैव नॉट का। पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स ऑफ पंजाब, तो उनको लगा भारत में तो रिफॉर्म्स आ जाएंगे, भारत में रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो हमारे तो सारा पैसा चला जाएगा, सारी सत्ता चली जाएगी, तो एक काम करते हैं, जमीन के जो लैंड रिफॉर्म्स है पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। तो रिच लैंडलॉर्ड उठ के गए, पाकिस्तान में बैठ गए और वहां लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। तो वहां पे गरीब जो मुसलमान गए यहाँ से यूपी बिहार से ट्रेनें भर के, पंजाब से ट्रेनें भर के, जिनको मुजाहिर बोला गया, उनके पास कोई लैंड नहीं है। वहां के जो ऑलरेडी बैठे हुए जमींदार थे उनके पास बहुत जमीन है, जो थोड़े पंजाब वाला एरिया उनके पास चला गया वहां पे जमीन है, तो वहां पे हैव एंड हैव नॉट का गल्फ बढ़ गया। तो उसकी वजह से जो गरीब हैं उनको लगता है भारत में जाने का मौका मिले, यहाँ चार पैसा तो कमाएंगे, तो इसलिए अगर कभी विदेश में, जैसे आप कनाडा जाओ, यूएसए जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो वहां पे बहुत बड़ा माइग्रेशन पाकिस्तान और बांग्लादेशी का है, क्योंकि उनके भी वैसे ही हालात है, गरीब देश है ना, और गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, तो अनलॉफुल मास माइग्रेशन होता है वहां से। तो अगर आपके बॉर्डर प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो लाखों की संख्या में, जैसे 1971 के अंदर 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे, जिसकी वजह से वी वर बाउंड टू क्रिएट बांग्लादेश, क्योंकि अगर हम वहां पे अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं बनाते, बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से नहीं निकालते, तो वो हमेशा डिस्टर्ब स्टेट रहता, हमारे पड़ोस में डिस्टर्ब स्टेट रहेगा, वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा। आपका पड़ोसी रोज डिस्टर्ब है, शराब पी रहा है, ऊंचे गाने सुन रहा है, दंगा कर रहा है, आपको परेशान करेगा। तो वी नीड डेवलप्ड नेशन इन आवर सराउंडिंग एंड वी मेक श्योर, गुजराल डॉक्ट्राइन के अंदर वी मेक श्योर कि वी विल शो अ बिग ब्रदर एटीट्यूड इन गरीब भिखारियों को पालना भी पड़ेगा, तो हम पैसा भी देंगे, हार्मनी भी एस्टेब्लिश करेंगे, पैसे से डेवलप भी करेंगे ताकि हमें ना परेशान करे। तो हम ये सब क्यों करें? बिग ब्रदर एटीट्यूड। तो अनलॉफुल माइग्रेशन, मास माइग्रेशन को रोकने का तरीका क्या है? बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, बेटर फेंसिंग, बेटर पुलिसिंग, है ना, बेटर गार्डिंग। दूसरा, अगर हम केवल ये लोग ही नहीं आएंगे, साथ में कौन आ जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, आतंकवादी घुस जाएंगे हथियार लेके। तो आतंकवादियों को भी रोकने का तरीका क्या है? बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट। तो अगर आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, एक तो लाखों करोड़ों लोग जो है गरीब लोग, अनपढ़ लोग, और जो इन फ्यूचर आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो हॉस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट है, तो परेशान करेगी। फिर दूसरा, पेनिट्रेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ये एक इशू आ जाएगा। फिर ट्रैफिकिंग और नार्कोटिक्स, जैसा हम पंजाब के केस में देख रहे हैं कि नार्को टेररिज्म देखने को मिल रहा है, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वो बहुत इजीली हो जाएगी अगर ट्रैफिकिंग जो है बढ़ती रहेगी। फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसे? कि आर्म्स आएंगे, इन्फिल्ट्रेटर आएंगे, हथियार आएंगे, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फ्यूल मिलता रहेगा, फेक इंडियन नोट्स आएंगे, फेक करेंसी आना शुरू हो जाएगी और पैसा फ्लशिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर योर बॉर्डर विल बी लेफ्ट पोरस, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये अपने आप में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फ्यूल करने का काम करेगा अगर आपका बॉर्डर, क्योंकि आपके हॉस्टाइल नेबर है, तो हॉस्टाइल नेबर ऑलरेडी क्या करेंगे? आपके को और डिस्टर्ब करने का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, कटिंग इंडिया थ्रू 1000 कट, जो कि पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी है और जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो उसी आइडियोलॉजी के तहत इंडिया के अंदर प्रॉक्सी वॉरफेयर के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फ्यूल किया जा रहा है, तो वो बॉर्डर एरिया से ही किया जा रहा है। स्मगलिंग होगी, ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाएगा, जिससे पैसा जनरेट किया जाएगा, जिससे टेररिज्म को लगातार स्पॉन्सर किया जाए। तो अगर हमारे बॉर्डर पोरस छोड़ दिए तो दीज विल बी थ्रेट वी विल बी फेसिंग इन नियर फ्यूचर। क्लियर? तो इसलिए वी नीड बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी सिचुएशन क्या है?
इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस। तो वी नीड बॉर्डर मैनेजमेंट इन अ होलसम because we need better internal security, we need to maintain harmony, peace and order in the nation. Clear? चलिए, अब इस बॉर्डर, हमें पता जी ये बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है, समस्या क्या आ रही है कि क्यों नहीं हमसे जो है अच्छी बॉर्डर मैनेजमेंट हो रही है। तो क्यूए फॉर्मेट में सारे नोट्स हैं, हमें अच्छी बॉर्डर मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके, कुछ रुकावटें हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जी क्या रुकावट है बॉर्डर मैनेजमेंट में। सबसे बड़ी रुकावट जो मैंने बार बार जिक्र भी किया इस बात का और चर्चा भी करी आप लोगों से, सबसे बड़ी रुकावट है जी बॉर्डर ही बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है और लॉन्ग बॉर्डर है। 15,000 किलोमीटर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए क्या कहती है, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा का आपके बॉर्डर एरियाज है। वो बॉर्डर एरियाज केवल लेंथ वाइज ज्यादा नहीं है, वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे रिवराइन हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। भाई राजस्थान की 50 डिग्री सेल्सियस की धूप में बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। गुजरात के मार्शी एरिया में बीएसएफ ने अपनी ऐसी टुकड़ी तैनात की है जो मार्शी और दलदली जमीन में बड़े बड़े बूट्स पहन के पैदल चल रहे बेचारे, है ना। उनके पास वो जो है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट व्हीकल मोबिलाइजेशन के लिए रखे हुए। ऐसे ही फॉरेस्टेड एरियाज, मेघालय के जंगल, है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज, उनमें आपको बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स में बॉर्डर को, सियाचिन ग्लेशियर में बैठ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। फॉरेस्टेड हिल्स एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ऐसे डिफिकल्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है जहां पे ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत हॉस्टाइल है, कठिन है, इसलिए बॉर्डर प्रोटेक्शन कठिन हो रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है ज्योग्राफिकल चैलेंज। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, आपके बॉर्डर बाउंड्रीज आज तक अनसेटल्ड है ना, ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेसी। और इंडिया में डिप्लोमेसी हमेशा से ऐसी ही रही है, चाहे नेहरूवियन टाइम हो, चाहे प्रेजेंट डे गवर्नमेंट हो। आज भी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट में वी आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद चाइना, वी आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, वी आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, नीदर वी आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद नेपाल। नेपाल जैसा नेशन हमें आंख दिखाता है आज चाइना की आड़ में कि जो है हम चाइना को सारे प्रोजेक्ट दे देंगे, चाइना हमारे लिए ये करता है, आप बस वादे करके आ गए मोदी जी, हमारे लिए कुछ ऑन ग्राउंड आपने जो है एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है। और भारत आज केवल मोदी जी नहीं, पिछले 100 सालों से हमसे वादे कर रहा है ना, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो मींस हमारी मैरीटाइम बाउंड्री पहले तो जो है सेटल्ड नहीं है। हमारे चाइना और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था जब इंडिया में ब्रिटिश थे और चाइना के अंदर मंचू की सरकार थी, तो एक मंचू पॉलिसी बनी। मंचू पॉलिसी में वहां के राजा और ब्रिटिश ने ये एग्री किया कि भाई हम एक मैकमोहन लाइन बना रहे हैं अरुणाचल में, इस मैकमोहन लाइन को कोई भी जो है क्रॉस नहीं करेगा। इसके एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है। अब मंचू को जो है वहां की गवर्नमेंट ने एग्जाइल कर दिया, मायो जेडोंग आ गए, भारत में ब्रिटिश चले गए, यहाँ पे नेहरू साहब आ गए। मायो जेडोंग बोलता है भाई जिसने हमारी तरफ से साइन किया ना आज वो मौजूद है, जिसने आपकी तरफ से साइन किया मैकमोहन ने, ना वो मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन एक इलीगल लाइन है एंड वी डू नॉट कंसीडर दिस लाइन एंड होल अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना ऑन द ग्राउंड ऑफ कल्चर सिमिलैरिटी। ये बुद्धिस्ट हैं और इनका लीडर कौन है, बुद्धिस्ट। कौन, तिब्बत। जब तिब्बत हमारा तो अरुणाचल भी हमारा बा। रेशियली दे बिलोंग, रेस के बेसिस पे मोंगोलॉइड रेस बिलोंग्स टू चाइना, भाषा के बेसिस पे बिलोंग्स टू चाइना, कल्चरली बिलोंग्स टू चाइना। तो इन एवरी एस्पेक्ट अरुणाचल बिलोंग्स टू चाइना और ये इलीगल भारत ने रख दिया। अब उसने ऐसा क्लेम कर दिया, हो गया डिस्प्यूट, तो आपकी बाउंड्री अनसेटल्ड है, आपने बैठ के तालमेल नहीं किया। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, भारत कहता है कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान कहता है रन ऑफ कच्छ हमारा है, भारत कहता है रन ऑफ कच्छ हमारा है। आपके अनसेटल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट है जिसकी वजह से हमेशा लड़ते रहते हो। अगर गुड नेबर्स लिखो, गुड नेबर्स गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स। आपके पड़ोसी में प्यार तब तक है जब तक ये दीवार खड़ी है। जिस दिन दीवार खत्म हुई, प्राइवेसी खत्म हुई, दोनों लड़ते रहोगे कि कहां पे दीवार है। गांव में सारे झगड़े क्या हैं, जमीन के झगड़े। तो मींस देश का भी वही बिहेवियर होता है जो एक इंसान का बिहेवियर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, ध्यान रखना इस लाइन को, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑलवेज इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। इफ द सोसाइटी इज इंडिविजुअलिस्टिक इट विल फाइट फॉर लैंड, द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल फाइट फॉर लैंड। तो यही हो रहा है। तो अनमार्क्ड बाउंड्रीज हैं, लड़ते रहो उसके ऊपर, है ना। अनसेटल्ड डिस्प्यूट है, लड़ते रहते हैं उसके ऊपर। तीसरी बात, अनमार्क्ड है,
कुछ बाउंड्री तय हो गया जी, आपके और आपके पड़ोसी के बीच में गांव के लेवल पे खेत के ऊपर तय हो गया ये रही बाउंड्री लाइन, लेकिन लकीर कोई नहीं खींची गई। पुराने पूर्वजों ने बोला था ये पेड़ खड़ा है, ये पेड़ के उधर तुम्हारी जमीन, इस पेड़ के इधर हमारी जमीन। लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेस कि आप आज नहीं मानते उस बाउंड्री को, मार्किंग क्यों नहीं कर रखी? तो अगर गुड वॉल्स मेक गुड नेबर, अगर वहां पे दीवार होती, डिमार्केशन होती प्रॉपर, तो कोई भी उसको क्रॉस नहीं करता। तो क्लियर कट डिमार्केशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे, एक तो पहली ज्योग्राफी कठिन, उस कठिन ज्योग्राफी में जी मायो जेडोंगा नेहरू ने बैठ के बोला कि ठीक है जी वो पहाड़ के पीछे चाइना, इस पहाड़ के पीछे भारत है, लेकिन भूल गए उसके बाद कौन सा पहाड़ है ना। 20 साल 50 साल 100 सालों के बाद को अब खोजते रहो उस पहाड़ को। अगर आपने तार मान दी होती उस पहाड़ पे तो आज पता चलता चाइना कहाँ है, भारत है। अनमार्क्ड है चीजें। अब अनमार्क के पीछे कहानी अगेन ज्योग्राफी की, भाई उस पहाड़ जो 6,500 फीट पे है, रग्ड टोपोग्राफी है, जंगल है, जो किसी नियरेस्ट सिटी से 10 दिन की पैदल ड्राइव पे है, रोड नहीं है, वहां पे कौन मार्किंग करके आएगा? तो मींस आपकी रिमोटनेस, रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ने अड़ गई उस लेवल पे कि आपकी बाउंड्री डिमार्केट नहीं हुई। राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं बाउंड्री डिमार्केशन का, गुजरात में कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में जीरो मुद्दा है बाउंड्री डिमार्केशन का। तो वो क्यों है? क्योंकि प्लेन्स हैं, प्लेन्स में बाउंड्री डिमार्केट करना इजी है, उसके ऊपर पिलर लगाना, बार्ब्ड वायर लगाना आसान था। तो इसलिए टफ ज्योग्राफी हैज लेफ्ट अनसेटल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, तभी उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उसको सेकंड दी है, हैज लेफ्ट अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज। क्लियर? ये अच्छा, बॉर्डर गार्डिंग क्यों मुश्किल हो रही है, क्यों चैलेंज है? आपकी सिक्योरिटी फोर्स 15,000 किलोमीटर की बॉर्डर को बचाने के लिए बनी नहीं है, आपकी सिक्योरिटी फोर्स की स्ट्रेंथ नहीं है। आपने नेताओं को भी वीआईपी सिक्योरिटी दे रखी है, हर सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी दे रखी है, आपके पास तो फोर्स ही नहीं है, सारी फोर्स तो वीआईपी मूवमेंट पे आपने लगा रखी है। तो आपकी बॉर्डर की फोर्स वीआईपी मूवमेंट पे, आपकी बॉर्डर की फोर्स जो है सीआरपीएफ को यूज कर सकते थे वो, या आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इन सब की टुकड़ियां नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने में लगी हुई है। आपका इतना इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है पूरे साल, कभी कश्मीर में लोग डिप्लॉयड है, कभी नक्सलिज्म नक्सलाइट एरिया में डिप्लॉयड है, कभी नॉर्थ ईस्ट में आपकी फोर्सेस एंगेज्ड हैं। तो आपकी सिक्योरिटी फोर्स तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे जो गार्डिंग और पुलिसिंग के लिए बनी थी, उनकी मेजर टुकड़ियां वीआईपी मूवमेंट पे दे रखी है आप लोगों ने, सीएम को दे रखी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे रखी है, कैबिनेट सेंटर, कैबिनेट स्टेट, इतने सारे दुनिया भर की वीआईपीज को आपने अपनी सिक्योरिटी दे रखी है। तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनएडिक्वेट है। दूसरा, उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, तो इल इक्विप्ड है, उनके पास उस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो बॉर्डर को सिक्योर फील करवा पाए या गार्ड कर पाए। तो हमारी बॉर्डर जो है अभी भी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, आपकी फोर्सेस इनएडिक्वेट है, इल इक्विप्ड है। तीसरी बात, आपकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसकी कोई शेयरिंग ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कि लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए, आपको पता ही नहीं किसको जाके बताना है और वो कैसे रोके जा सकते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। लास्ट इज प्रॉब्लम इज विद दी आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर है बॉर्डर मैनेजमेंट में। जैसे मैंने बोला, एमईए जाके बायलैटरल टॉक्स में बॉर्डर की डिमार्केशन के ऊपर बात कराएगी, भाई इस पहाड़ के पीछे भारत है, इस पहाड़ के उधर जो है उसके बियॉन्ड चाइना है, राइट। अब एमईए का डिसीजन है, एमएचए ने मना कर दिया कि आप किसके ग्राउंड पे जाके बोला है ना, हमारा तो आगे तक बॉर्डर है या हमारा तो पीछे तक बॉर्डर है, वो लड़ गए एमईए से, तो एमएचए और एमईए कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो एमएचए भी एक एजेंसी है जो जिसका काम है बॉर्डर को गार्ड करना, डिमार्केट करना, वो एमईए के साथ उसका ताल्लुकात है या नहीं है। फिर इन सब के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है ऑन ग्राउंड। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। चाइना मॉडल बॉर्डर सिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू पिक्चर, सिंगल एजेंसी। यूएसए में व्हेन टेररिज्म कम इन्स टू पिक्चर, सिंगल एजेंसी। इंडिया में टेररिज्म के ऊपर एक सीसी टीएनएस बिल आना था, उसको डिप्लॉय जो है लास्ट में फेंक दिया गया, कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया, क्योंकि स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। स्टेट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट। उस बिल के अंदर था कि कोई टेररिस्ट हमें लगता है तो रातों रात सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट उसको उठाएगी, टेररिस्ट को लेकर आ जाएगी, किसी की जरूरत नहीं है डेटा शेयरिंग और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, सॉवरेनिटी पे आघात किया आपने, आघात किया हमको। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा है, हम पकड़ेंगे, आपको बाद में हैंड ओवर करेंगे। लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तुम तो खुद ही इन्वॉल्व रहते हो, आधे से ज्यादा तो हमारे पॉलिटिशियन करप्ट है स्टेट गवर्नमेंट के, तो तुम्हारे साथ इतना सेंसिटिव इंटेल हम शेयर नहीं कर सकते। तो मींस इतने सारे स्टेक होल्डर बॉर्डर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, जिससे पॉलिसी वर्ड होता है पॉलिसी पैरालाइसिस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो चैलेंजेस हैं कुछ बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्लियर है जी?
चलिए लास्ट पार्ट, बॉर्डर मैनेजमेंट ये सब होता है जी। क्या होता है बॉर्डर मैनेजमेंट, पढ़ लिया जी। क्यों समस्याएं बॉर्डर मैनेजमेंट की जी, पढ़ लीजिए। ये समस्याएं जी इसलिए हो रही है। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, वो भी पढ़ लिया जी। इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम आ जाएंगे, है ना, और आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट बढ़ जाएंगे, फलाना 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 इश्यूज है। सुधारने कैसे, जो चैलेंजेस है उनका रिवर्स कर दो। सुधारने क्या है कि गार्ड करो बॉर्डर को अच्छे से। गार्ड करने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा खर्च करो। आपको एडिक्वेट मशीनरी चाहिए, आपको एडिक्वेट पुलिस फोर्स चाहिए, और हायरिंग करो, करती रहती गवर्नमेंट हायरिंग, और हायरिंग करो, उनको टेक्नोलॉजी दो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दो, तो बेटर गार्ड करो ताकि कोई अंदर ना आ जाए। दूसरा, रेगुलेट करो अपने बॉर्डर को, ट्रेड होता रहे। इसके के लिए आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है, इनलैंड जो है लैंड पोर्ट्स बनाएंगे, इनलैंड लैंड पोर्ट्स, है ना, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आईसीपी। आईसीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का मतलब है बहुत बढ़िया एरिया होगा, वहां पे कस्टम वाले भी बैठे होंगे, पुलिस भी बैठे होगी, आर्मी भी बैठी होगी, डिफेंस भी बैठे होगी, होटल भी बैठे होंगे, बने हुए हैं। वहां पे ट्रेड फैसिलिटेट करेंगे। कोई आएगा ट्रक भर के अपना सामान लाएगा, वो 2-4 दिन वहां पे बढ़िया से रुकेगा, फिर ट्रक लेके आगे चला जाएगा इंडिया के अंदर, है ना। तो वहां पे चेकिंग भी करेंगे, उसकी सर्विलेंस भी रखेंगे, और उसको पूरा आराम दे देखेंगे। ट्रेड को फैसिलिटेट करना है तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड सब कुछ है, होटल भी है, मॉल भी है, सब कुछ है वहां पे। बड़े बड़े ट्रेडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे जा रहे हैं, तो पीपल के मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा इंटरनल चेक, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। यूरोप में कभी भी आप फ्रांस से बेल्जियम जाओ, है ना, फ्रांस से जर्मनी जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई पुलिस ही नहीं है, रोड ऐसे क्रॉस हो जाती है वहां पे। तो आपको डेटा सिग्नल से पता चलेगा, अच्छा फ्रांस से जर्मनी में आ गए भाई, मोबाइल का डेटा चेंज हो गया, है ना, या टावर चेंज हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम चेंज हो गया। वहां ऐसे इतना स्मूथलेस एंड सीमलेस ट्रांजिशन है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि आपस में मिसट्रस्ट है। हमें पाकिस्तान में कौन पाकिस्तानी को अंदर आने देगा, कौन बांग्लादेशी को अंदर आने देगा, हथियार लाएगा, बम लाएगा, ड्रग्स लेकर आएगा, नहीं लाएगा तो वहां की, यहां आएगा कुछ दिन रहेगा, यहाँ की इंटेलिजेंस लेके बाहर चला जाएगा। मिसट्रस्ट। तो अगर हॉस्टाइल नेबर होते हैं तो मिसट्रस्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रेड फैसिलिटेट नहीं हो सकता, पीपल मूवमेंट फैसिलिटेट नहीं हो पाती है। तो इसी का समाधान क्या है कि इसको जितना ज्यादा लोगों के बीच में तालमेल रहेगा, आना जाना रहेगा, उतना धीरे धीरे दोस्ती बढ़ेंगी। जब दोस्त हो जाएंगे लोग तो सरकारें भी दोस्त हो जाएंगी। मैंने बार बार बोला, एडमिनिस्ट्रेशन विल इम्बाइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। अगर लोग इंडिया पाकिस्तान के दोस्त हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सरकारें भी दोस्त बन जाएंगी। तो इसलिए कभी भी लोगों की मूवमेंट, ट्रेड की मूवमेंट को नहीं रोका जाता। तो उसका तरीका क्या है, रेगुलेट करो अपने बॉर्डर को, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाइए। साथ ही साथ एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है जिसका मैंने जिक्र भी किया, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपने बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, और वहां पे एम्यूनिटीज को फैसिलिटेट करने का काम करो, ताकि लोग खुश रहें आपकी सरकारों से, वो हॉस्टाइल नेबर के 100 रुपए 50 रुपए के लालच में कभी ना फंसे। क्लियर। तो अपने बॉर्डर एरियाज को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो। लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। बायलैटरल, आपने टॉक्स एंड डायलॉग्स, जो मैंने बात बोली, टॉक्स एंड डायलॉग्स को कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा एंगेज योर नेबर्स, क्योंकि दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ पीस इज रीस्टोर्ड। बातचीत करते रहो, दोस्ती करते रहो, कोई बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अच्छा बताओ अब आपको चीनी की जरूरत है, गुड़ की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, क्या चाहिए आपको, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपके पास कोरोना की वैक्सीन नहीं है ना, मेडिसिन नहीं है, बात करते रहो, तालमेल बना के रखो, कभी भी रिलेशन कट ऑफ नहीं किए जाते। तो इनसे क्या होता है, धीरे धीरे दोस्तियां बढ़ती हैं, रिलेशन डीपन होते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी एंड पीस पूरे रीजन में रिस्टोर होती है। भारत को डेवलप होना है तो भारत ही सबसे बड़ा देश है, सबसे जिम्मेदार है, सबसे समझदार है, पढ़े लिखे हैं यहाँ के लोग, तो हमें ही इंश्योर करना पड़ेगा रीजनल स्टेबिलिटी एंड रिस्टोरिंग पीस इन आवर नेबरहुड, विच इज गुजराल डॉक्ट्रिन, राइट। तो इंटरनेशनल रिलेशन को फ्यूज करना है बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ। क्लियर, यही है बॉर्डर मैनेजमेंट। अब बताओ, कोई डाउट किसी का? नोट्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपसे शेयर की जाएंगे। क्लियर, क्लियर डॉक्टर रिचा, क्लियर सुखजिंदर?